Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching integration video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम एक्सरसाइज 6.9 या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जैसे एक खूबसूरत और एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मजे का टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरा बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर क्या सीखेंगे उस पे जाने से पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने केस नंबर 1 को डिस्कस कर चुके थे और केस नंबर 2 हमारा कंटिन्यू में था। मैं एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ, ये केसेस मैथफ्लिक्स केसेस हैं या फिर हाशिम ज़ेरा केसेस हैं। मींस मैं हमेशा इस एक्सरसाइज को केसेस में पढ़ाता हूँ ताकि मेरा स्टूडेंट आसानी से इस बात को पिक करे, समझ सके, ताकि स्टूडेंट आसानी से ना सिर्फ बात को समझ सके और पिक कर सके बल्कि अगर कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन उसके सामने आते हैं तो फौरन से उसके जहन में क्लिक हो जाए कि भाई ये आया, ये क्वेश्चन केस 1 का है, केस 2 का है, केस 3 का है, फिर केस 4 का है। और उसका नेट इंपैक्ट या फायदा क्या होगा बच्चे को कि भाई जब वो पिक कर लेगा क्वेश्चन किस केस का तो फौरन से उसके जहन में मेथड आ जाता है क्वेश्चन करने का तरीका फौरन से उसके जहन में आ जाता है और इस तरीके से बच्चा फौरन से क्वेश्चन को पिक करके सॉल्व कर लेता है। तो मेरा खाली एक फायदा है, ये एक रीजन इस एक्सरसाइज को केसेस में करवाने का ये होता है क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है, आवाम को मसले मसाइल आते हैं, तो इसलिए केसेस में करके पढ़ाता हूं कि बहुत आसान बन जाए बच्चे के लिए। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की जानिब। मेरा बेटा लास्ट के लेक्चर्स में केस नंबर 1 को डिस्कस करा था और बिल्कुल लास्ट लेक्चर में केस नंबर 2 को स्टार्ट करा था, डिस्कस करा था, उसके 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। मैं पहले ही बता चुका हूं भाई ये एक्सरसाइज ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड पे बहुत ज्यादा आती है बल्कि एप्टीट्यूड साइड पे आती है, वहां पे भी आ रही होती है। तो साथ साथ में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट पॉइंट्स भी बताते जा रहा हूं किस तरीके से अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने हैं। पहले प्रॉपर मेथड देखेंगे इंटरमीडिएट वाला, उसके बाद इस क्वेश्चन को एमसीक्यूज पे करने का तरीका भी सिखा दूंगा। अच्छा तो भाई केस नंबर 1 मैंने आपको क्या सिखाया था, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आने वाले, कभी भी डिनोमिनेटर में आने वाला फंक्शन, कभी भी डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन कैसे हो कि भाई लीनियर और डिफरेंट हो तो क्या होगा केस नंबर 1। और केस नंबर 2 जो हम लोगों ने कल की लेक्चर में स्टार्ट करा था वो क्या था, कभी भी डिनोमिनेटर में आने वाला फैक्टर फंक्शंस का ना सिर्फ लीनियर और डिफरेंट हो बल्कि अगर रिपीटेड भी हो तो केस नंबर 2 की पहचान बन गई कि ना सिर्फ डिनोमिनेटर में आने वाला जो फैक्टर्स है वो लीनियर और डिफरेंट हो बल्कि रिपीटेड का मतलब क्या है कि x+1 पे होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि x+1 2 बार है, इसका मतलब रिपीटेड फंक्शन है। तो ये केस नंबर 2 की पहचान है। केस नंबर 2 को सॉल्व करने का तरीका कल बहुत डिटेल में सीखा था हम लोगों ने, तो आइए अब बस इसको स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले भी एक बात कह चुका हूं, लास्ट में भी एक बात कहूंगा दोबारा से कि भाई केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस चाहे वो इंटरमीडिएट साइड हो चाहे वो एप्टीट्यूड साइड हो, केस 1 और केस 2 से आते हैं। क्लियर है भाई? आइए अब जरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आज के लेक्चर के ऊपर चलते हैं। क्या आ रहा है भाई लेक्चर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब का। क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन 2x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 3 इनटू dx। अब जहन में क्वेश्चन आता है भाई इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्वेश्चन देख के आपको पिक करना है कि क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आ रहा है, किस तरीके से सॉल्व होगा। भाई देखो अभी तक मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज पढ़ा दी हैं, कहने का मकसद क्या, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, इस काम को करने को कहते हैं एनालाइज करना। अब मैं कैसे एनालाइज करूंगा, मुझे साफ दिख रहा है कि ऊपर भी एक फंक्शन आ रहा है, नीचे भी एक फंक्शन आ रहा है, ऊपर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, ऊपर नीचे दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो इंटीग्रेशन में डिवीजन के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को पार्शियली सॉल्व करते हुए जाना है। अब जब ये बात मैंने पिक कर ली कि भाई ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का आ रहा है, तभी आपको फायदा होगा मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट केसेस का। क्या आप फॉर्म पिक करोगे भी केस 1 का है, केस 2 का है, केस 3 का है, केस 4 का है। मुझे कैसे पता चला ये केस 1 का नहीं है भाई, अगर केस 1 का होता तो यहां पे x+1 का होल स्क्वायर नहीं होता। ये होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिपीटेड फंक्शन आ गया, रिपीटेड फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ना सिर्फ ये दोनों फैक्टर लीनियर है, x की होल पावर यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, बल्कि डिफरेंट भी है, x माइनस 3 और x+1 डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि रिपीटेड भी है। रिपीटेड है तो भाई क्या बन गया, केस नंबर 2 बन गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो डिटेल में लास्ट लेक्चर में भी सिखाया। सिंपल तरीके से पहला काम क्वेश्चन को एडिट उतार देंगे, क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² माइनस का 1, नीचे क्या आ जाएगा मेरा बेटा x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस का 3 इंटू dx। भाई इस चीज को डायरेक्टली मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन ए। क्यों इक्वेशन ए मैंने कह दिया बेटा डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्टली सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में, तो इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर
ए। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, बहुत आसान सा काम मेरा बेटा, जो भी इंटीग्रेशन के ला वाली चीज आ रही है उसको साइड पे ले जाके लिखूंगा और फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। और यहां पे हमें पर्टिकुलरली केस के अंदर काम करने का फायदा होता है जो कि और टीचर्स नहीं करवाते। अब क्या काम करेंगे भाई, जो भी इंटीग्रेशन के अलावा वाला हिस्सा आ रहा है उसको मैंने खूबसूरती से अलग ले जाके लिख दिया, यानी कि जो भी मेरी पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा है 2x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस का 3। तो मेरा बेटा मैंने आपको केस नंबर 2 में क्या बताया कि भाई केस नंबर 2 में पार्शियल फ्रैक्शन और कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहे होंगे सबके ऊपर अननोन सपोज करेंगे, मगर जो रिपीटेड वाला होगा उसके ऊपर भी एक अननोन जाता है। दैट्स द मेन पॉइंट केस नंबर 2 का। क्या किया भाई, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिखा, इक्वेशन ए बन गई। और अब इंटीग्रेशन के अलावा वाले हिस्से के ऊपर ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर अननोन्स को सपोज करना है। भाई कितने फैक्टर्स आ रहे हैं उतने अननोन सपोज होंगे। पहला फैक्टर यहां पे क्या आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर। ये एक फैक्टर नहीं है, दो है, एक x+1 है और एक x+1 का होल स्क्वायर रिपीटेड वाला है। तो केस नंबर 2 का कहते हैं कि ना सिर्फ लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर अननोन सपोज करोगे बल्कि जो रिपीटेड वाला होगा उसके ऊपर भी एक अननोन सपोज करोगे। तो क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, एक अननोन आ जाएगा एक इसके ऊपर सिंपल x+1 के ऊपर, एक और अननोन b आएगा इसके रिपीटेड वाले पार्ट के ऊपर। दैट्स द की कॉन्सेप्ट ऑफ केस नंबर 2। फिर आगे क्या बढ़ते हैं, आगे एक और अननोन, एक और हमारे पास फैक्टर आ रहा है क्या, x माइनस का 3। तो एक अननोन आ जाएगा मेरा बेटा इस फैक्टर के लिए, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से मेरा बेटा एलसीएम लेंगे। भाई कैसे लेंगे एलसीएम, यहां पे 2x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस का 3 एज इट इज रहेगा। एलसीएम लेने का तरीका लास्ट लेक्चर में भी सिखाया भाई, नीचे वाली तमाम टर्म्स को हमने सेम करना है। नीचे क्या आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वाली। तो भाई नीचे सबसे बड़ी वाली इन दोनों में से जो आएगी सेम में से वो x+1 का होल स्क्वायर आनी चाहिए, और दूसरी वाली फैक्टर कौन सा नीचे रिप्रेजेंट होगा, x माइनस का 3। क्या कहा भाई, नीचे एलसीएम ले लेंगे। अब यहां पे ए को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसके नीचे, ए के नीचे भी क्या आना चाहिए, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3। तो ए के नीचे पहले से क्या मौजूद है, खाली x+1। किससे ए को मल्टीप्लाई करूंगा, एक x+1 से और एक x माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ताकि ये पर्टिकुलर नीचे वाले टर्म बनाए। फिर प्लस का b के पास पहले से नीचे क्या मौजूद था, x+1 का होल स्क्वायर। इसको किस टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि नीचे आ जाए, सिंपल x माइनस 3 से। तो साली b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस का 3। प्लस का c एज इट इज, सी के पास पहले से क्या मौजूद है, x माइनस 3। सी को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, नीचे वाला फैक्टर बनेगा ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर, तो x+1 का होल स्क्वायर होगा वो। तो सी के साथ क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई अब क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं है, नीचे वाले फैक्टर से नीचे वाले फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरा बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 1 इक्वल टू के बाद a इंटू x+1 इंटू x माइनस का 3 प्लस का b इंटू एक्स माइनस का 3 प्लस का c इंटू x+1 का होल स्क्वायर। और ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। भाई जो पैटर्न मैंने आपको केस 1 के पहले क्वेश्चन से करवाना स्टार्ट किया होगा पैटर्न सेम रहेगा हमारा, कि जो भी क्वेश्चन है उसको इक्वेशन ए कहना है, फिर क्या काम करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सपोजिशन करवानी होती है, फिर क्या काम करना होता है, एलसीएम लेना होता है, फिर क्या काम करना होता है, इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। खाली डिफरेंस क्या आता है, सपोजिशन करने का अंदाज। केस 1 में कुछ और था, केस 2 में कुछ और है, केस 3 और केस 4 में कुछ और होगा। क्लियर है मेरा बेटा। बहरहाल केस 1 और केस 2 में काफी हद तक सिमिलैरिटी वाला होता है कि भाई सिंपल तरीके से हर फैक्टर के ऊपर आप उतने अननोन सपोज करते हुए जाते हो, और जो रिपीटेड वाला होता है उसके ऊपर एक और अननोन सपोज होता है। अब केस नंबर 2 के बाद क्या काम करते हैं भाई, सिंपल तरीके से केस नंबर 2 बनाने के बाद क्या काम करते हैं भाई, जितने भी आपका फैक्टर्स आए हैं इनको बारी बारी में 0 पे सपोज करूंगा, और सपोज करवाने में उनकी वैल्यूज निकालूंगा। उन वैल्यूज को उठा के वापस इक्वेशन नंबर 2 में डाल के अननोन की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं मेरा बेटा, एक आ रहा है x+1, एक आ रहा है x माइनस का 3। अब आपके जहन में आएगा सर x+1 का होल स्क्वायर भी तो आ रहा है, बेटा ये नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिपीटेड 1 है। रिपीटेड 1 का मतलब ये एक जैसा ही है, तो 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, तो एक ही बार लिखेंगे ना बेटा जिससे आंसर आ जाए। तो आंसर एक ही बार आएगा। एक फैक्टर आ रहा है क्या, x+1 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1। एक और फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हम x+1 के होल स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब ये
एक बार से दूसरी बार आ रहे हैं, तो आंसर इससे सेम ही है चूंकि आना चाहिए, तो इसलिए हम दोबारा इसको नहीं लेंगे बार बार। क्लियर है मेरा बेटा? आई होप क्लियर होगी आपको ये बात। अब क्या काम करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। ये जो हमने एक्स की दो वैल्यूज निकाली इनको बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा और फिर अननोन्स को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेटा पहले एक्स की वैल्यू -1 को पुट करता हूं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 किसके अंदर भाई, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब x की वैल्यू -1 मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं, जरा गौर से देखिएगा। अब हम बेटा बार बार इसको पुट करके नहीं दिखा सकता मैं, हम जल्दी जल्दी काम करना है। आपने भी एग्जाम में इसको पुट करके नहीं दिखाना, a इंटू -1 + 1 ऐसे नहीं करना भाई, डायरेक्टली काम करना है। क्यों, पहली नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा है ना बेटा, ये और बच्चों वाले सब थोड़ी करेंगे। x की वैल्यू -1 जब मैं यहां पे पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 देखो बेटा एज इट इज, 2 का 2 एज इट इज, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, -1 का स्क्वायर, स्क्वायर एक इवन पावर तो माइनस का खत्म कर देगा तो सिंपल 1 बचेगा और 2 1 जार 2 ही रहेगा, तो और -1 एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है बेटा? क्या काम करा, पहले भी x की वैल्यू -1 को पूरी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं ताकि अननोन आ सके। तो मैंने सिंपल तरीके यहां पे पुट करा, तो 2x स्क्वायर में जब x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो 2 1 जार 2 -1 हो गया। मैं डायरेक्टली भी 1 लिख सकता, मैंने बोला इतना भी अब एडवांस नहीं चलता मैं, अच्छा ताकि बच्चे को समझ तो आए कम से कम। अब जरा गौर से देखिए आगे क्या आ रहा है, a इंटू एक्स प्लस 1, हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं -1, तो -1 + 1 0, ये भी खत्म हो जाएगा a, यानी कि a वाला पार्ट तो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब b के साथ क्या आ रहा है, प्लस का bx -3, b के साथ क्या आ रहा है, प्लस का bx -3। जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का b -1 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, -1 माइनस का 3 हो जाएगा -4। तो b की वैल्यू यहां से आनी चाहिए। और ऑन दी अदर जब प्लस के c के साथ भी क्या आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर। जब मैं -1 को पुट करूंगा यहां पे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा और 0 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो 0 c खत्म हो जाएगा। तो फाइनली यहां से खाली b की वैल्यू आ रही होगी, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 और b इंटू -4 हो जाएगा मेरा बेटा। -4 b से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ रही होगी, -1 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है मेरा बेटा? आई होप क्लियर होगी आपको बात। अब x की दूसरी वैल्यू को उठा के मैं डालूंगा किसके अंदर भाई, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। वहां से एक और वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, एक और अननोन की वैल्यू। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x की वैल्यू 3 अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं ताकि कोई और अननोन आ सके। जरा गौर से देखिएगा अगेन जल्दी से, हम 2 का 2 तो मेरा बेटा देखो एज इट इज का एज इट इज, x की वैल्यू अब क्या आ रही है 3, तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का 1। क्लियर है भाई? यहां पे क्या हो जाएगा और से देखिएगा, a इंटू एक्स प्लस 1, सही है भाई। जब x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आगे क्या आ रहा है x माइनस का 3 - 3 0, तो अगेन a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, प्लस का साइन। b के साथ भी क्या आ रहा है x माइनस का 3, तो अगेन 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, b भी खत्म हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड c के साथ क्या आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर, c के साथ क्या आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर। मेरा बच्चा x यानी कि 3 3 + 1 यानी कि 4 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, में डायरेक्टली लिख सकता हूं, आई डोंट थिंक आपको इश्यू होगा। क्या हो जाएगा भाई 16 सी क्या आ जाएगा, यहां पे क्या बन गया मेरा बेटा 9 2 18, 18 माइनस का 1 17, और सी के साथ क्या आ रहा है 16 सी। ये 16 सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सी की वैल्यू क्या आ रही होगी 17 डिवाइडेड बाय 16, क्या आ रही होगी बेटा 17 डिवाइडेड बाय 16। आई होप आपको ए बी और सी निकालना आ चुका होगा। अब देखो मेरा बेटा जरा गौर से बात, अगेन केस नंबर 2 की खास बात कि भाई मुझे जितने फैक्टर्स गिवन थे जब मैंने उनको बारी बारी उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करा तो मेरे पास जो अननोन्स आए वो तमाम के तमाम अननोन नहीं आए, बल्कि कुछ ना कुछ अभी अननोन मिसिंग है। जो मिसिंग अननोन है उनको निकालने का तरीके ऊपर जाएंगे, अब कंपेयरिंग करके निकालते हैं। भाई केस 1 जब करवा रहा था मैंने एक बात करी थी, इन क्वेश्चंस में सारा का सारा काम, सारा का सारा पैसा किस चीज का है, सारा पैसा है अननोन को फाइंड करने का। अननोन आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करना अब मुश्किल नहीं लगता होगा आपको, मैं इतनी गारंटी देता हूं इंशाल्लाह आपको मुझसे पढ़ने के बाद। तो क्या करेंगे भाई, अब मुझे जितने फैक्टर्स यहां पे गिवन थे जब मैंने उनको वापस पुट करा तो मेरे पास खाली 2 अननोन की वैल्यूज आई, हालांकि मुझे यहां पे 3 अननोन चाहिए, मुझे अभी तक ए अननोन की वैल्यू नहीं मिली। तो अब क्या काम करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा काम। क्या आसान सा काम, अब एक और अननोन जो मिसिंग अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कंपेयरिंग का काम करके कंपेयरिंग के जरिए उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, और जब अननोन की वैल्यूज आ जाएंगे तो वापस इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इक्वेशन नंबर ए में पुट करके आंसर्स को फाइंड कर लेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के ऊपर। आइए चेक करते हैं कैसे कंपेयरिंग मेथड यूज करते हुए ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे।
अच्छा तो बेटा अब क्या काम करेंगे, अब सिंपल तरीके से अब हमें जिस अननोन की वैल्यू नहीं मिली उस अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड किया जाता है। कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे फाइनली, और लास्ट में फिर उनके वेरिएबल्स को आपस में आगे पीछे दोनों साइड के ऊपर कंपेयर करवा के इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। ये मेथड आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, जिसको मैंने अगेन लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था। अब सिंपल तरीके से इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² माइनस का 1, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, तो a का a एज इट इज, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा भाई x², x जाके -3 से मल्टीप्लाई होगा -3x, प्लस का 1 जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x, प्लस का 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे सिंपल तरीके से b के साथ x -3 आ रहा है तो एक साथ ही एक्सपेंड करवाएंगे यार। अब इसको ओपन करेंगे तो एज इट इज रहने देता हूँ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का c एज इट इज x प्लस 1 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, a प्लस b के होल स्क्वायर। कैसे ओपन करूंगा मेरा बेटा, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस का b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। क्लियर है बेटा। अब क्या हो जाएगा, यहां पे जो आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 1 ये एज इट इज, यहां पे क्या करते हैं भाई, सिंपल तरीके से उसको ओपन करने से पहले और सिंप्लीफाई करवा देता हूं। क्या बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x क्या होता है मेरा बेटा माइनस का 2x और फिर माइनस का 3 एज इट इज, प्लस का b एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस का 3। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है प्लस का c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। मेरा बेटा जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 1। जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, ये बाहर वाली टर्म अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस का 2xa माइनस का 3a। इस ब्रैकेट को भी ओपन करता हूँ, जो बाहर b मौजूद है अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा प्लस का bx माइनस का 3b। इस ब्रैकेट को भी ओपन करूंगा तो बाहर वाले टर्म अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा प्लस का cx स्क्वायर प्लस का 2xc प्लस का 1 इंटू सी, यानी कि सिंपल सी आ जाएगा। अच्छा अब ये काम क्या करेंगे, हम तमाम एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे ले लेंगे। भाई लेफ्ट हैंड साइड को वो चीज आ रही है एडिट रहने दूंगा 2x स्क्वायर माइनस का 1। एक जैसी चीज का मतलब क्या है भाई, जो x स्क्वायर वाली वैल्यूज उनको एक साइड पे लिख दूंगा, जो सिंपल x वाली वैल्यूज उनको एक साइड पे लिख दूंगा, जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज उनको एक साइड पे लिख दूंगा। तो मेरा बेटा ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ax स्क्वायर आ रहा है, और एक्स स्क्वायर वाली चीज कौन सी आ रही है, ये आ रही है, तो प्लस का सी एक्स स्क्वायर मैंने एग्जैक्ट लिख दिया। अब एक्स वाली कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो एक आ रही है माइनस का 2xa, एक आ रही है प्लस का bx, और एक क्या आ रही है प्लस का 2xc। और कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी आ रही है, माइनस का 3a माइनस का 3b और प्लस का c। तो कांस्टेंट टर्म्स आ रही है माइनस का 3a माइनस का 3b और कौन कौन सी आ रही है बेटा प्लस का c। हमने क्या करा, हमने तमाम एक जैसी वैल्यूज को एक साथ लिख दिया। अब जो एक जैसी चीजें उनमें जो जो कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन निकाल देता हूं, तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा x स्क्वायर, तो मैंने क्या ले लिया a प्लस c में से x स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लिख दिया। इन तीनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, x कॉमन आ रहा है। अच्छा मैं अगेन रिपीट कर दूं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन मत ले लीजिएगा, बाद में कंपेयरिंग में आपको इश्यू होगा, तो प्लस यहाँ पे रहने दीजिए, माइनस के साइन को अंदर ही रहने दें। तो अंदर क्या बचा माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 2a, x हमने कॉमन ले लिया ना, माइनस का 2a प्लस का b और फिर प्लस का 2c, और बाहर x आ गया क्योंकि मैंने इन तीनों में से x को कॉमन ले लिया, और इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 सिंपल कॉमन ले लूंगा। क्या बचा यहाँ पे माइनस का 3a माइनस का 3b प्लस का c, और यहाँ से हम लोगों ने 1 को कॉमन लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयरिंग करवाएंगे। मेरा बच्चा ये मेथड बहुत ईजी है, मैं बहुत तरीके से चूंकि समझाऊँ तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, जब आप खुद करने के ऊपर होगा बहुत ईजिली सॉल्व हो रहा होगा। क्लियर है भाई। अब क्या काम करेंगे, सिंपल कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, अगेन ये तमाम बच्चों ने मेथड अपने स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ होगा कि इक्वल टू के आमने सामने जो सेम फंक्शन आ रहे हैं उनको आपस में कंपेयर करवा दूंगा। भाई देखो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर के सामने फंक्शन आ रहा है, तो ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के सामने जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आपस में कंपेयर हो जाएंगे, तो पहली इक्वेशन अचीव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी मेरा बेटा, पहली इक्वेशन आ रही होगी a प्लस सी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, a प्लस सी एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो सिंपल आपके पास ये इनके जो कांस्टेंट बेस टर्म्स होगी इनके साथ वो आपस में बराबर आ जाएंगी, ये बन जाएगी इक्वेशन अल्फा। सेम गोज फॉर यहाँ पे सिंगल पावर वाली वेरिएबल होगा, वो यहाँ के सिंगल पावर वाले वेरिएबल से बराबर आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे सिंगल पावर वाला वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 0, और ये वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी माइनस का 2a प्लस का b प्लस का 2c, और ये बन जाएगी इक्वेशन बीटा। कैसे बनी भाई, बहुत आसान सी बात कि भाई यहाँ वाली जो सिंगल पावर वाली वेरिएबल वाली टर्म आ रही होगी एक्स वाली टर्म, वो यहाँ वाली एक्स वाली टर्म के बराबर आ जाएगी। चूंकि यहाँ पे एक्स वाली टर्म
एग्जिस्ट नहीं कर रही तो जीरो के सामने आ जाएगा। अगर एक्स वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या, जीरो एक्स होगा। इसका मतलब क्या, जीरो एक्स होगा। जीरो एक्स यानी कि जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी तौर पे सपोज करो। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो फाइनली इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली टर्म होगी वो यहाँ वाली कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से माइनस का 3a माइनस का 3b प्लस का c बराबर आ जाएगा किसके, माइनस के 1 के। और ये इक्वेशन गामा बन जाएगी, इक्वेशन गामा बन जाएगी। अब सबसे आसान वाली इक्वेशन को उठाऊंगा और जिन दो वैल्यूज को मैंने पहले निकाला हुआ है, मैंने किन किन की वैल्यूज निकाली हुई है, b और c की, उसको उठा के किसी भी तीन में से एक इक्वेशन में डालूंगा और वहां से अपने थर्ड अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। तो भाई हमें थर्ड अननोन यानी कि a चाहिए, तो इक्वेशन अल्फा सबसे आसान है, c की वैल्यू फाइंड करी हुई है तो इक्वेशन अल्फा में डालूंगा सी की वैल्यू को और इक्वेशन और ए अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। क्या बन जाएगा, आइए जरा चेक कर लेना जल्दी से मेरा बेटा। तो इक्वेशन अल्फा से मेरे पास ए की वैल्यू आ जानी चाहिए। इक्वेशन अल्फा क्या है भाई, ए प्लस सी इज इक्वल टू, क्या आ रही है इक्वेशन अल्फा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2। क्या आ रही है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2। सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करी थी भाई, सी की वैल्यू क्या आ रही थी मेरा बेटा, याद होनी चाहिए आपको। तो सी की वैल्यू क्या आ रही थी, 17 डिवाइडेड बाय 16। क्या आ रही थी, 17 डिवाइडेड बाय 16। उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, 17 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू के बाद क्या है 2। पूरी की पूरी टर्म को वहां पे उठा के भेज दो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 16, जो कि आई गेस आंसर मेरे पास a के लिए आ रहा होगा 15 डिवाइडेड बाय 16 फाइनली। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन में आने वाले तमाम अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है मेरा बेटा, आई होप क्लियर होगा। अब जब हम तमाम अननोन्स की वैल्यूज को निकाल लेते हैं तो क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से तमाम के तमाम अननोन्स को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहां से चूंकि इक्वेशन नंबर ये 1 ड्राइव कहां से हो रही है, यहां से, और ये कहां से आया था, ये मेन क्वेश्चन का हिस्सा था, तो फिर इसको फाइनली इक्वेशन ए में डाल के इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। तो मेरा बेटा अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है, आइए जल्दी से वो भी कर देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अच्छा तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से मेरे पास अननोन्स आ रहे थे, उनकी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जो काम मैं अब तक करते हुए आया था उसको मैंने जल्दी से काम कर दिया। ये तमाम के तमाम अननोन्स को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। और ये इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली आ कहां से रही होती है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के फैक्टर्स आ रहे थे, ये कॉन्स्टेंट हम किस पे अप्लाई करते हैं, मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने उठा के अपने तमाम की तमाम इन अननोन्स की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया, जो कि ये आ रहा। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया। अब क्या काम करेंगे भाई, बीच में जो प्लस के साइन आ रहे हैं, सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म है, तो इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो मेरा बेटा इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगी। तो एक बार इस टर्म पे होगी, एक बार इस पे होगी और एक बार इसके ऊपर होगी। जब इंटीग्रेशन इस टर्म पे अप्लाई होगी तो कैसे होगी भैया, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू एक्स प्लस 1 के ऊपर। मैंने ऊपर से 16 को नीचे सेंड कर दिया। अच्छा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस इंटू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू डीएक्स के ऊपर। फिर एक बार मेरा बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 16 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डीएक्स। ये क्या काम करा सर, ये इतना मुश्किल काम क्या कर दिया मेरा बेटा, ये 15 डिवाइडेड बाय 16 ऊपर डिवाइड हो रहा था तो नीचे जाके सिंपल तरीके से नीचे चला जाएगा भाई, तो उसको नीचे लिख दिया और इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर दिया। क्लियर है मेरा बेटा, जाहिर सी बात है ब्रैकेट में माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करूंगा, उस पर अप्लाई करने से पहले ये 15 और 16 साहब जो आ रहे हैं दोनों के दोनों क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को उठा के इंटीग्रेशन के साइन से पहले शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो 4 आ रहा है नीचे बेटा ये भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट, इसको भी उठा के पहले शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो 17 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है ये भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसको भी इंटीग्रेशन के साइन से पहले मूव ऑन कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 15 डिवाइडेड बाय 16 पहले आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो रही होगी 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू डीएक्स के ऊपर। माइनस का साइन 1 डिवाइडेड बाय 4 पहले आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के ऊपर इंटू डीएक्स का डीएक्स। प्लस का साइन और फिर प्लस का साइन और ये 17 डिवाइडेड बाय 16 पहले आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू डीएक्स के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से 15 डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज। कभी भी नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंटीग्रेशन के डिवीजन फॉर्मुला और डिवीजन की टेक्निक्स पहले आपको सिखा चुका हूं। कभी भी नीचे वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव आ रहा होता है सिंपल तरीके से क्या हो जाता है, ln को लिखते हो और जो भी नीचे वाला फंक्शन होता है उसको एज इट इज एक बार लिख देते हो। यहाँ पे
माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 का 4 एज इट इज, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, पावर आ रही है, तो इस टर्म को मैं नीचे से पहले ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, क्या बन जाएगा ऊपर जाके x प्लस 1 की होल पावर में नेगेटिव का 2 इंटू dx, और फिर यहाँ पे पावर फॉर्मूला भी यूज करूंगा। सेम गोज फॉर यहाँ पे क्या आ रहा है भाई 17 डिवाइड बाय 16 का एज इट इज, नीचे वाली टर्म का ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है बेस का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, तो ln लिखा जाएगा और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दूंगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16 ln x प्लस 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, इंटीग्रेशन x प्लस 1 की होल पावर में नेगेटिव 2, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यूज करूंगा, बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स्ट्रा डेरिवेटिव क्या होगा 1 मौजूद है, सिंपल तरीके से फंक्शन को एक बार लिखूंगा, पावर में एक इजाफा ऊपर करूंगा उसको एक बार नीचे लिखूंगा, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा माइनस का 1 ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा, जो नीचे वाला माइनस 1 होगा इस साइन को कन्वर्ट कर देगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा प्लस का 17 डिवाइड बाय 16 आगे चल के ln इंटू एक्स माइनस का 3, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा बेटा, यहां पे सिंपल तरीके से पूरे काम में इंटीग्रेशन को अप्लाई करा है, और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल बुनियादी इंटीग्रेशन है जो अब तक हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। आई होप आपको ये तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्टार्टिंग से लेकर अब तक का। आइए अब इस केस के मैं लास्ट क्वेश्चन की जाने में आपको लेके चलूंगा मेरा बेटा। बुक के अंदर इस केस के ऊपर आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में बैठे बैठे सॉल्व करवाए हैं। केस नंबर 1 के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, केस नंबर 2 के उसके कम क्वेश्चन, और केस 3 और केस 4 के खाली एक एक क्वेश्चन, और मैं भी एक एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा क्योंकि केस 3 और केस 4 निस्बतन कम आता है। ज्यादातर जो केस पेपर में पूछा जाता है आपके पास, चाहे इंटरमीडिएट साइड हो चाहे एप्टीट्यूड साइड हो, केस 1 और केस नंबर 2 होता है। केस नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 2 उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मगर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, अब मैं एक और बार डिस्कस कर लेता हूं कि भाई अगर ये क्वेश्चन मेरे पास किस में आ जाए, एप्टीट्यूड में आ जाए, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा। पहले भी ये कॉन्सेप्ट तमाम बच्चों को मैंने दिया, कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ रहा हो या फिर एप्टीट्यूड साइड पे आ जाए, नस साइड, जीआई के आई साइड, फास्ट साइड, एनईडी साइड, तो भाई बच्चे पता नहीं इसको समझते ही पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ जाएगा। अल्लाह के बंदो, एप्टीट्यूड का मतलब शॉर्ट ट्रिक टेस्ट होता है। तो भाई क्या करोगे, सिंपल तरीके से जो भी तुम्हें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे ना, तुम्हें इस जो भी अगर तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा तो इस क्वेश्चन के नीचे इसके 4 ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना होगा। ऐसा ही होता है ना एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, भाई ऐसा ही होता है यार। तो उन चारों ऑप्शंस के ऊपर बारी बारी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओरिजिनल वो आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, आपका ओरिजिनल ऑप्शन आ रहा है कोई, तो आपने क्या करना है, इन ऑप्शंस के ऊपर बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। जब इन ऑप्शंस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, यानी कि पूरा पूरा एक ऑप्शन होगा, जाहिर सी बात है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करने में आपको फाइनली वापस से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक होती है पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, कि अगर आप इनके आंसर्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन वापस मिल जाता है। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यूज में आ जाए तो किस टेक्निक पे करोगे, आई गेस मैंने टेक्निक भी सिखा दी। अब चलते हैं केस नंबर 2 के एक लास्ट क्वेश्चन की जाने, तो मैं करवाऊंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े खूबसूरत क्वेश्चन और बेतहाशा कॉन्सेप्ट को लेके माला माल क्वेश्चन। चलते हैं जरा उसकी जानिब। अच्छा, तो मेरा बेटा अभी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस नंबर 2 से, मेरा जाती तौर पे फेवरेट क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन फेवरेट, आइए जरा बात को समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास पेपर में आ जाता है, सबसे पहले तो भाई मुझे बहुत शदीद किस्म की जो है ना टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर में मेरा आ गया, भाई कैसे सॉल्व होगा। तो भाई सर हाशिम ने क्या सिखाया, सर हाशिम ने सिखाया कि भाई इसको पहले एनालाइज करो, यानी कि क्वेश्चन को देख के फैसला ना करो तुमसे सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता, पहले चेक करो यार कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। भाई मुझे साफ दिख रहा है दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शंस कभी भी डिवाइड हो रहे होते हैं, सर हाशिम ने सिखाया कि इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लग सकता है। भाई पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड, अब हाशिम सर ने केसेस के अंदर इस टॉपिक को पढ़ाया। मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं बेटा, क्या कहा, केसेस में पढ़ाया, केसेस को चेक करो भाई, आया ये केस 1 बन सकता है या केस 2 बन सकता है। अब आप परेशान हो गए यहाँ पे, क्योंकि ना आपको केस नंबर 1 दिख रहा है ना केस नंबर 2 दिख रहा है। सर क्या मतलब आपकी बात का, मेरा बेटा भाई मुझे तो भाई ऊपर एक्स क्यूब प्लस का 1 देख रहा हूं, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर, यानी कि सर इसको डायरेक्टली क्या इक्वेशन ए नहीं कह सकते। नहीं मेरा बेटा, जब तक ये सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में नहीं आएगा इसको इक्वेशन ए नहीं कह सकते। क्या आपको याद है कि मैंने केस नंबर 1 के एंड में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, जिनके अंदर भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन को इक्वेशन ए नहीं कहते थे, बल्कि उसको पहले सिंप्लीफाई करवाते थे बाय हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड या एलसीएम बेस्ड मेथड भी उसको आप कह रहे होते हो। और मैंने वहां पे भी आपको बात सिखाई थी कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो कोई टेढ़ा क्वेश्चन है, तो आपने टेढ़े क्वेश्चन को डायरेक्टली इक्वेशन ए नहीं कहना, पहले उसको सिंप्लीफाई की फॉर्म में लेकर सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इक्वेशन ए का नाम देना है। सर यानी कि क्या मतलब आपकी बात का, मेरा बेटा मेरी बात का मतलब यह है कि पहले भी सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे भाई, आइए जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को आई के बराबर कहूंगा तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस का 1, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड,
एज अ स्टूडेंट में परेशान हो गया यार, ये क्वेश्चन केस 1 का ना लग रहा है ना केस 2 का लग रहा है, क्योंकि सर हाशिम ने सिखाया कि केस नंबर 1 क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हो तो केस नंबर 1 होगा। और केस नंबर 2 क्या सिखाया, अगर डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर, डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर्स आ रहे हो तो केस नंबर 2 का होगा। अब समझ में नहीं आ रहा केस 1 है केस 2 है, अल्लाह के बंदो मुझे भी पता है अगर केस 2 में पढ़ा रहा हूं तो केस 2 का होगा, बट अभी आपने ये जुगाड़ नहीं सोचनी, अभी आपने थोड़ा सा माइंड को यूज करना है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। क्लियर है भाई ये बात? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ये केस 1 का या केस 2 का है, मगर मुझे यहां पे यार स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हैं तो हो सकता है इसको मैं ओपन करने की कोशिश कर लेता हूं। सिंप्लीफाई करवाने का मतलब यही है ना कि अपने हाथ पैर मारना, सिंप्लीफाई करवाने का मतलब यही होता है बेटा, क्या, अपने हाथ पैर को मारना। तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आ रहा है एक्स क्यूब प्लस का 1 इंटू डी एक्स, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं एक काम करूं मेरा बेटा, नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 1 को मैं क्या कह सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये 1 भी एक स्क्वायर बन सकता है ना बेटा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। क्लियर है? तो अगर मैं कहूं अंदर, अंदर मैं इसको इस तरीके से कर दूं इंटू स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बाहर वाला जो स्क्वायर है उसको भी एज इट इज रहने दो, तो अंदर क्या बन जाएगा, ये कुछ अंदर इस तरीके से बन रहा होगा मेरा बेटा, ये एक्स क्यूब प्लस का 1 इंटू डी एक्स का डी एक्स एज इट इज, और अंदर अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मुला ओपन कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1, और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। सर कैसे किया ये आपने? मेरा बेटा सिंपल तरीके से मुझे साफ दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 के होल स्क्वायर के अंदर एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आ रहा है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के ऊपर एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात? अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी चीज कर दिया आपने, क्लियर है। अच्छा, अब मैं जरा एक और कॉन्सेप्ट अगर यूज करूं, उस कॉन्सेप्ट को साइड पे सिखा दूं। कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर कोई पावर आ रही हो, तो क्या होता है भाई, वो पावर अंदर वाली तमाम टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। क्या मतलब आपकी बात का? जरा गौर से देखो बेटा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 क्या दो टर्म्स हैं? बिल्कुल है सर। क्या दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है अंदर? बिल्कुल हो रही है। तो बाहर जो पावर है अल्लाह के बंदो वो भी दोनों पे जा सकती है। सर क्या बात कर दिया आपने। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? थोड़ा सा आसानी हो गई अब। अच्छा, अब तो मैंने ये काम कर दिया। अब सर ये तो अभी सर ये दो फंक्शन इसमें तो रिपीटेड आ रहे हैं सर, अब क्या करें? सर यहाँ पे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी रिपीटेड होगा और एक्स माइनस 1 का भी। सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं मेरा बेटा, इसको भी और इजी कर देता हूँ आपके लिए। ऊपर देखो, ऊपर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस का 1। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? आई होप पता होगा। क्या होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो भाई अगर मैं ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दूं तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला ओपन कर दिया। नीचे पहले से क्या आ रहा है, नीचे क्या बना दिया हम लोगों ने, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, बाहर dx का dx एज इट इज, एक्स माइनस 1 स्क्वायर है। तो मेरा बेटा एक स्क्वायर से एक एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली सिंप्लीफाइड तरीन स्टेट मेरी क्या आ रही होगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये मेरी फाइनल स्टेज आ गई और उसको इक्वेशन नंबर ए हम कहेंगे। ये क्या काम करा मेरा बेटा, मैंने बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए गया हूं, तभी कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है। भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम, जो नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर एक एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ रहा है, वहां पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्या फॉर्मूला होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ऊपर जो एक्स क्यूब प्लस का 1 आ रहा है वहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया। जो चीज कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल आउट करो और सिंपल तरीके से मेरे स्टेट आ गई, इसको इक्वेशन ए कह दिया। अब तो पहचान सकते हो भाई केस 1 है केस 2 है। अब पहचान के बताओ कौन सा केस है। क्या दोनों के दोनों फैक्टर्स लीनियर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। क्या दोनों के दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं? बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्या दोनों में से कोई भी फैक्टर रिपीटेड है? बिल्कुल है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ केस नंबर 2। क्या काम करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा काम। सिंपल तरीके से इक्वेशन ए बनाने के बाद अब पार्शियल फैक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सपोजिशन करेंगे। भाई क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे। कैसे करते हैं मेरा बेटा, जो भी इंटीग्रेशन के अलावा वाली चीज होती है उसको एज इट इज एक बार लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, नीचे क्या है बेटा, एक्स प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। भाई कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से सपोजिशन करेंगे, क्या कहता है केस नंबर 2 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे ना सिर्फ उनके ऊपर अननोन सपोज करोगे बल्कि जो रिपीटेड वन होगा उसके ऊपर भी अननोन सपोज करोगे। तो पहला अननोन आ जाएगा a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन के लिए, पहला अननोन हो जाएगा a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन के लिए। फिर दूसरा अननोन हो जाएगा प्लस का b डिवाइडेड बाय दूसरे फैक्टर के लिए जो कि x माइनस वन है, और तीसरा अननोन होगा रिपीटेड वन के लिए जो कि होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या काम करा, सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर अननोन सपोज करे, पहला अननोन पहले फैक्टर के लिए, दूसरा अननोन दूसरे फैक्टर के लिए, तीसरा अननोन इसके रिपीटेड फैक्टर के लिए। क्लियर है भाई यहां तक की बात। अब अगला काम करेंगे, क्या होता है अगला काम, देखो पैटर्न सबका सेम है, एक क्वेश्चन भी पिक कर लिया सबको सब समझ में आ जाएंगे। एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे भाई एलसीएम, इधर ही ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन, नीचे क्या होगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो मेरा बेटा एलसीएम क्या चाहिए भाई, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, x माइनस वन का होल स्क्वायर, और x प्लस वन आ जाएगा। तो भाई क्या हो गया, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इस a के नीचे इस एलसीएम बनाने के लिए मुझे किस चीज की नीड होगी, इस a के पास पहले से x प्लस वन आ रहा है, अगर मुझे नीचे ये एलसीएम लेकर आना है तो इसको किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है एक x माइनस वन के होल स्क्वायर से, क्योंकि x प्लस वन तो इसका पहले से है, तो किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा, खाली a को x माइनस वन के होल स्क्वायर से, प्लस का b एज इट इज। देखो b के पास पहले से क्या है x माइनस वन, b को अगर b के नीचे मुझे ये एलसीएम लेकर आना है तो b के पास पहले से x माइनस वन मौजूद है, और नीचे x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू मुझे x प्लस वन चाहिए, तो भाई एक x माइनस वन तो मौजूद है, तो उसको एक x माइनस वन से और एक x प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के एलसीएम कंप्लीट करवाया हुआ है इसका, प्लस का c। भाई c के पास बड़ी वैल्यू x माइनस वन का होल स्क्वायर पहले से मौजूद है, तो एलसीएम कंप्लीट करवाने के लिए खाली मुझे इसे x प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो मेरा बेटा ये चीज इस चीज से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, नीचे वाली चीज से हो जाएगी कैंसिल आउट, और जो भी रिमेनिंग चीज होगी उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, और यहां से हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अच्छा तो बेटा यहां से हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जब नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया सिंपल तरीके से क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या काम करना है, बड़ा आसान सा काम करना है भाई। क्या काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद जितने भी इक्वेशन नंबर 2 में फैक्टर्स आ रहे होंगे बारी बारी लिखेंगे, उन फैक्टर्स की वापस वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, अननोन्स को फाइंड करेंगे। तो भाई कितने यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखने का बेटा, एक x माइनस वन आ रहा है और x प्लस वन आ रहा है। सर x माइनस वन का होल स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि मेरा बेटा ये रिपीटेड फैक्टर है, ये बात पहले रिपीट कर चुका हूं, x माइनस वन के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये रिपीटेड फैक्टर है, तो बार बार एक चीज को क्यों लूं भाई मैं, एक ही आंसर उससे आएगा। तो भाई एक फैक्टर क्या आ रहा है मेरे पास, x प्लस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1, दूसरा फैक्टर क्या आ रहा होगा मेरा चंदा, x माइनस का 1 इक्वल टू 0, वहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव का 1। क्या काम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से जितने फैक्टर्स आ रहे होते हैं उनको बारी बारी 0 के ऊपर सपोज करते हैं, 0 पे सपोज करने के बाद वहां से x की वैल्यूज उसकी फैक्टर्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब इन वैल्यूज को उठा के वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास अननोन की वैल्यूज आ रही होंगी, तो इस बात को यहां पे लिख दूंगा, पहले x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्या लिखूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। मेरा बेटा इस लेक्चर के अंदर केस नंबर 2 को खत्म कर रहे हैं, तो आई गेस अब तो पुट करना आपको आ गया होगा, तो आंख नहीं झपकनी बेटा, आंख नहीं झपकनी, डायरेक्टली चेक करो कैसे कर रहा हूं काम। x की वैल्यू -1 जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मेरा बेटा -1 इस x की जगह x स्क्वायर में जब आएगा तो -1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, पॉजिटिव का 1, फिर माइनस का x है, फिर क्या है माइनस का x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं तो माइनस इंटू माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और यहां पे भी प्लस का 1, इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, -1, जब यहां पे पुट करूंगा a के साथ तो इसकी वैल्यू मौजूद रहेगी, क्योंकि -1 क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, वाइल फिर आगे जब मैं बढ़ूंगा तो प्लस की b के साथ, सही है, x माइनस 1 बिल्कुल सही है, आंसर देगा, मगर आगे क्या आ रहा है, x प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। वाइल c के अंदर क्या होगा मेरा बेटा, c के साथ भी क्या आ रहा है, x प्लस 1, c के साथ भी क्या आ रहा होगा, x प्लस 1, जब c के साथ x प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे -1 रखूंगा, -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि बी फिनिश हो जाएगा, सी भी आंसर नहीं दे रहा होगा। तो फाइनली x की वैल्यू जब -1 पुट करने के ऊपर मुझे खाली a की वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, 1 + 1 + 2 क्या होता है मेरा बेटा,
3 होता है, 1 प्लस क्या होता है 3 होता है, ए के साथ क्या आ रहा है -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है हमें क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4, क्या आ जाएगी ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 4। एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा 1, इस एक्स की वैल्यू 1 को जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, दूसरा कोई अननोन की वैल्यू आ जाएगी, इस x की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 किसके अंदर इन इक्वेशन नंबर 2, तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा जरा गौर से देखिएगा, जब मैं x की वैल्यू 1 अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा और प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद a के साथ क्या आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 a फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे a वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, b के साथ भी क्या आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से हो जाएगा प्लस के साइन के बाद x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पे जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो b वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, वाइल ऑन दी अदर एंड प्लस के c के साथ क्या है x प्लस 1, खाली इसकी यहां से वैल्यू आएगी तो c का c x प्लस 1 के अंदर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे 1 आ गया और c के साथ क्या होगा 2, ये 2 यहाँ पे मेरा बेटा c से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास इन फैक्टर्स को पुट करने के ऊपर a और c की वैल्यू आ गई, किस फैक्टर की वैल्यू नहीं आई अभी तक, किस अननोन की वैल्यू नहीं आई अभी तक, इनफैक्ट b की वैल्यू नहीं आई, तो हमने तमाम अननोन्स की वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं करी। भाई केस नंबर 2 की खास बात, उसका खास मजा क्या होता है कि भाई तमाम फैक्टर्स को पुट करने के ऊपर तमाम अननोन की वैल्यूज नहीं आती हैं, एक आध अननोन की वैल्यू रह जाती है, और उसकी रीजन क्या होती है क्योंकि रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं, तो एक फैक्टर एक ज्यादा आंसर नहीं दे पा रहा होता, तो तमाम अननोन की वैल्यूज नहीं आई। अब जिस अननोन की वैल्यू नहीं आई उस अननोन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या काम करते हैं, अब तक याद हो गया होगा बेटा, क्या काम करते हैं भाई, सिंपल तरीके से कंपेयरिंग मेथड को, तो जो भी इक्वेशन नंबर 2 आ रही है उसको एज इट इज एक बार मैं लिखूंगा और फिर कंपेयरिंग मेथड को यूज करेंगे। अच्छा तो बेटा क्या करा सिंपल तरीके से, अब जिस अननोन की वैल्यू नहीं है उस अननोन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सॉल्व करूंगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर सिंपलीफाई करूंगा, तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 एज इट इज रहने दूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा है a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे ओपन कर दूंगा, a का a एज इट इज, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या मेरा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, आगे क्या आ रहा है प्लस का b, और उसके साथ क्या आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है मेरा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से हमें बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, और ऑन दी अदर एंड c के साथ क्या आ रहा है सिंपल तरीके से x प्लस 1, क्या काम कर रहा है मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं खाली, और कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ए प्लस का a, ऑन दी अदर एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का b, और प्लस का सी एक्स प्लस का c, तमाम एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिख दूंगा और फिर कंपेयरिंग करूंगा अब तक जो करते हुए आ रहे हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, भाई एक्स स्क्वायर किस किस टर्म में आ रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर होगा ना, बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी, बी जब एक्स स्क्वायर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी, तो एक आ रहा है ये ए एक्स स्क्वायर, फिर आ रहा है प्लस का बी एक्स स्क्वायर, कितनी टर्म्स में एक्स आ रहा है उनको एक साथ लिख दूंगा, किस किस में आ रहा है बेटा माइनस का 2x एक टर्म आ रही है, फिर आ रहा है प्लस के सी एक्स में आ रहा है, और सिंपल कांस्टेंट बेस्ड टर्म कौन सी है प्लस का a माइनस का b और प्लस का c है। अब क्या काम करेंगे भाई, जो जिसमें जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन निकाल लूंगा, तो यहां पे तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 ही रहेगा, इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा x स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा होगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से x कॉमन आ रहा होगा, तो क्या बन जाएगा प्लस का साइन माइनस का 2a प्लस का c, x को कॉमन ले लिया, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 को कॉमन ले लूंगा, प्लस का 1 इंटू ए माइनस का, उसको नीचे लिख देता हूं, प्लस का 1 इंटू ए माइनस का b प्लस का c। भाई क्या काम करा, जो काम अब तक करते हुए आ रहे हैं सिंपल तरीके से उसी काम को किया, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इंग्लिश अप्लाई नहीं करी, या कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने कोई मैथ्स अप्लाई नहीं करी या फिजिक्स अप्लाई नहीं करी, बेसिक तरीके से एक्सपेंशन करा है। अब एक्सपेंशन जब ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद तमाम एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, उनमें से कॉमन ले लिया, उसका फायदा क्या होगा, हम कंपेयरिंग करेंगे। कैसे कंपेयरिंग करेंगे भाई, अब तक किसी को समझ में नहीं आया तो अब भी मौका है, समझ लो बेटा। कैसे करोगे मेरा बेटा, जो भी एक्स स्क्वायर
स्क्वायर के सामने वाला पार्ट है उसका, उससे उसको कंपेयर करवा दूंगा। तो मेरा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए प्लस बी, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 1, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 1, इसको कह देंगे इक्वेशन अल्फा। इस एक्स के साथ में जो चीज आ रही है उसको उससे कंपेयर करवा दूंगा, क्या आ रहा है भाई माइनस का 2a प्लस का सी, और यहाँ पे एक्स के साथ क्या आ रहा है माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का सी इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, इक्वेशन बीटा। इस कांस्टेंट टर्म के सामने जो कांस्टेंट पार्ट आ रहा है उसको उससे कंपेयर करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा a माइनस का b प्लस का c, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये बन जाएगी इक्वेशन गामा। क्लियर है भाई ये बात आपको? आई होप तमाम बच्चों को बात क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे भाई, जो भी हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन होगी, जो भी हमारे पास यहाँ पे आसान इक्वेशन होगी उसको यूज करूंगा, उसको यूज करके दूसरे अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। भाई ए और सी की वैल्यू को पहले फाइंड करा हुआ था, तो कौन सी आसान इक्वेशन है, अल्फा आसान इक्वेशन है। ए और बी, ए और सी को हमने फाइंड करा हुआ है, हमें किसकी वैल्यू खाली चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूंगा, ए की वैल्यू को उठा के हमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनली किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इक्वेशन अल्फा से, अगर इस इक्वेशन अल्फा में मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं 3/4, तो बी की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, क्या है इक्वेशन अल्फा ए प्लस बी के बाद 1 आ रहा है इक्वल टू के बाद। तो अगर मुझे ए की वैल्यू पता है 3/4 प्लस का बी इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस का 3/4, क्या आ जाएगी 1 माइनस 3/4। तो मेरा बेटा बी की वैल्यू क्या आ रही होगी, आई होप ये आ रही होगी 4 1 4 4 3, अच्छा 1/4 आ रही होगी। सिंपल तरीके से क्या आ रही होगी, बी इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में आने वाले तमाम अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करा। अगला जो काम है वो आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है भाई, सिंपल तरीके से इन तीनों अननोन्स को, ए को, बी को और सी को, ये जो तीनों अननोन्स की वैल्यूज निकालने को उठा के पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और फिर वहां से इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, और वहां से फिर इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, और फिर फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये लास्ट का जो छोटा सा काम है मैंने आपको करने के लिए दिया है। मैंने पूरे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मेरा बेटा आपको समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है। अब लास्ट में जो इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाली जिम्मेदारी है वो आपके जिम्मे सुपुर्द करता हूं। लास्ट में एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन नहीं था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल तरीके से मेरा बेटा सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाया बाय द हेल्प ऑफ बेसिक आई कैन से फैक्टराइज्ड फॉर्मूलाज। उसके ऊपर इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करवाया। सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर इक्वेशन ए का नाम दिया। इक्वेशन ए बनाने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करा केस नंबर 2 के लिए जो होता है। इक्वेशन 1 का नाम दिया। इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लेके इक्वेशन नंबर 2 बनाई। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद सिंपल तरीके से इन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करा, वहां से उनकी वैल्यूज को फाइंड करा, उन वैल्यूज को वापस उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा, और पुट करने के ऊपर मुझे बारी बारी अननोन की वैल्यूज मिल गई। खास बात इक्वेशन नंबर 2 की केस नंबर 2 की होती क्या है कि तमाम अननोन की वैल्यूज नहीं आती, केस 3 और 4 में भी नहीं आएंगी मेरा बेटा। खास बात यही है। केस नंबर 1 की खास बात क्या होती है, तमाम अननोन की वैल्यूज आ जाती हैं फैक्टर्स की वैल्यूज डालने के ऊपर, तो इसलिए आसान केस होता है, और ये केस ज्यादा आता है केस नंबर 1 इसीलिए पेपर के अंदर। ऑन दी अदर हैंड केस नंबर 2 में क्या होता है, तमाम अननोन की वैल्यूज नहीं आती। अब जिनकी वैल्यूज नहीं आती उनके लिए क्या काम करते हैं, खूबसूरत सा काम करते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाई क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सिंपल तरीके से एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के ऊपर कंपेयरिंग करवाऊंगा, कंपेयरिंग करवा के इक्वेशंस बनाऊंगा, और फिर इन इक्वेशंस को यूज करते हुए दूसरे अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। और यहां पे इस तरीके से तमाम अननोन की वैल्यूज आ गई। जब अननोन की वैल्यूज आ जाती हैं यानी कि हम लोगों ने हलवा पका लिया, अब उस हलवे को खाना होता है। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से तमाम अननोन्स की वैल्यूज को उठा के पहले इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ए में पुट करेंगे, और फिर सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे, और बड़े मजे से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन मेरा बेटा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन इतनी लेक्चर्स के बाद मैं आपको क्लियर कर पाया हूंगा। क्लियर है मेरा बेटा? आई होप आपको क्लियर होगा। यहां पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।